गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में, आज के इस स्पेशल सेशन में। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आपका जो पहला पेपर है जेआईबी या डीबीएफ, दोनों में से जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसको हम कैसे कवर करें, क्योंकि सबसे पहला पेपर यही है। यानी अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो बाकी सारे पेपर्स की तुलना में इसमें आपको थोड़ा पहले प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यही पेपर आपका पहले पड़ रहा है। अब इसमें आपका सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं आपके साथ। रजिस्ट्रेशन अभी आपका जेआईबी का चल रहा है। आप में से जिन्होंने भी अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। 21 अगस्त 21 अगस्त इसकी लास्ट डेट है लेट फी के साथ। क्लियर है? और उम्मीद है आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर भी लिया होगा और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि प्रिपरेशन शुरू करते ही हम कैसे अपनी पढ़ाई करें। तो मैंने बहुत सारे सेशन आपके हर मामले पर किया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पहले पेपर पर कि इसका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस में क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा एक डिटेल कवरेज आपको मिलने वाला है आपके पहले पेपर के विषय में, जो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। इसमें हम एक सिलेबस भी देखेंगे, पूरा सिलेबस क्या है, कितना समय आपको देना चाहिए अपने इस पहले पेपर पे पर्टिकुलर मॉड्यूल को, कौन सा मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मॉड्यूल को कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। बहुत इत्मीनान से, बहुत रिलैक्स होकर इसको देखते चलिएगा। आपको जो टोटल पेपर मिलने वाले हैं आपके जेआईबी या डीबीएफ, क्योंकि दोनों एग्जामिनेशन एक ही होते हैं, सेम पेपर आपको देना होता है। जेआईबी मेंबर्स के लिए है, जो आईएबीएफ के मेंबर्स यानी जो बैंक में एम्प्लॉय हैं, और जो डीबीएफ है वो नॉन मेंबर्स के लिए है, जो बैंक में एम्प्लॉय नहीं उनके लिए है। अब चार पेपर में आपका पहला पेपर इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मिलने वाला है। दूसरा आपका, अच्छा ये उसके चारों मॉड्यूल हैं। पहला पेपर आपको इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मिलता है, फिर पीपीबी, एएफएम, और सबसे लास्ट पेपर आपका होता है आरबीडब्ल्यूएम। 2 नवंबर से आपका पेपर शुरू हो रहा है और आपका जो पेपर चलने वाला है वो 16 नवंबर तक चलने वाला है। तो इस बार और पिछले वाले एग्जाम में भी सारे पेपर्स एक ही हफ्ते में समाप्त कर दे, मतलब एक ही वीक में, इसमें मंथ में समाप्त कर दिए जा रहे हैं। नहीं तो पहले ही अमूमन 2 मंथ में स्प्रेड करता था। पिछला पे वाला पेपर भी 2 वीक में लगभग लगभग समाप्त हो गया था, सेम मंथ में, और सेम मंथ में इस बार भी ये समाप्त हो रहा है। अब देखिए, अगर हम चारों मॉड्यूल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आपको कुल 4 मॉड्यूल देखने को मिलते हैं। पहला जो मॉड्यूल है और जो दूसरा मॉड्यूल, मॉड्यूल ए और बी, ये आपके इंडियन इकोनॉमी का मॉड्यूल है। मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि पूरे पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो आपका मॉड्यूल ए और बी है ये इंडियन इकोनॉमी है। मतलब ये है कि इसके जो टॉपिक्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। क्लियर है? जो आपका मॉड्यूल सी और डी है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है। किसका है भैया? ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है। अब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने बहुत कम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि ना पढ़े होने की वजह से ये मॉड्यूल में ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो बहुत कम सुने गए हैं आपकी तरफ से, ये तैयारी के दौरान ये नहीं पढ़े जाते, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। मॉड्यूल डी में नंबर ऑफ यूनिट्स भी सबसे ज्यादा है, इसलिए मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपके लिए हो जाता है। तो इन दोनों पर आपको खासा ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मॉड्यूल डी से स्पेशली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं एक एक करके सारे मॉड्यूल पर, ये सारे मॉड्यूल का नाम है इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग, मॉड्यूल बी, ये दोनों मॉड्यूल इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को कवर करेगा। इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और फाइनेंशियल प्रोडक्ट रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज, ये सारे जो आपके हैं वो डी जो है आपका ये फाइनेंशियल सिस्टम से संबंधित है। अब आते हैं मॉड्यूल ए में। मॉड्यूल वाइज में सारे आपको यहां पर सिलेबस बताता चलना हूं, पूरा हम कवर करेंगे आज पहला पेपर, और इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग देखते चलेंगे। देखिए, मॉड्यूल ए में जो आपको कुल टॉपिक मिलने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। अब यहां पर कुछ टॉपिक को अलग अलग लिख दिया गया है, लेकिन ये सिंगल यूनिट में, जैसे एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपका पहला टॉपिक होगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड नीति आयोग, रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमी रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड। अब ये जो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये एक सिंगल यूनिट है। क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, एक ही यूनिट में है। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहां पर लिखा अलग अलग है, लेकिन आपको ये सिंगल यूनिट में ही मिलने वाला है। ठीक हो गई जी इतनी बात? तो यहां पर कुल आपको 11 यूनिट्स मॉड्यूल ए में मिलता है जो इंडियन इकोनॉमी का है। इत्मीनान से एक एक बात को समझते चलिएगा। ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये सबसे पहला टॉपिक है और बड़ा बेसिक सही टॉपिक है। इसमें इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू लिया गया कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आती है, आज़ादी के पहले की कुछ बातचीत लिखी गई, होम चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल उसमें किस में आती है,
किस स्टेज पर आती है, इंडियन इकोनॉमी पैंडेमिक के बाद यानी कोविड के बाद कैसी रही है। तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते नहीं है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वाइनरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारे आप यहाँ पर देखते हैं। आसान सा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है, इतना से आप इसको पढ़ लेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग में भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जितनी हैं उनके बारे में बातचीत की गई है। नीति आयोग के बारे में चर्चा है, नीति आयोग के कितने विंग्स हैं, नीति आयोग क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इस पर चर्चा हुई है। रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर का रोल क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लिमिट क्या तय कर रखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एमएसएमई के विषय में एमएसएमई का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिलेगा और एमएसएमई के लिए जो स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से 2023 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2024 में नवंबर वाले पेपर में इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा सा टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत सरकार क्या क्या कर रही है, कुछ इसमें योजनाओं के बारे में आपको देखने को मिलता है। ग्लोबलाइजेशन एंड इंपैक्ट ऑफ इंडिया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ा है, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जरूर थोड़ा सा बड़ा है। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म के पहले अगर मैं जितने टॉपिक यहां पर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, यानी 1 2 3 4 5 और 6 टॉपिक, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें रेगुलर 1 घंटे भी देंगे, 1 घंटे से ज्यादा को कोई टॉपिक नहीं, 1 घंटे सवा घंटे अगर आप देंगे तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। यानी अगर आप एक बार पढ़ने बैठे और आपने 2 घंटे का समय दे दिया तो आप बहुत आराम से 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। यानी अगर मैं इन 5 टॉपिक की बात करूं तो ये 5 टॉपिक आपके 2 से 3 दिन में समाप्त हो जाएंगे। पहली चीज तो ये भैया, आप अपनी प्रिपरेशन अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया तो आप सच में आप विलंब कर रहे हैं, देर मत करिए और एक स्टडी प्लान बना के अपनी प्रिपरेशन करिए। क्योंकि समय अगर आप प्रबंधन नहीं करेंगे, समय मैनेज नहीं करोगे भैया, तो फिर दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। क्योंकि आपको बैंक भी जाना है, जॉब भी करनी है, तैयारी भी करना है और आपका प्रयास ही होना चाहिए एक अटेम्प्ट में आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो अभी आपके पास सारे पेपर को अच्छे से तैयार करने के लिए सफिशिएंट टाइम है। अभी समय की ऐसी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आपके पास आई है, लेकिन अभी से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बैंक जाने के पहले कम से कम 2 घंटे पढ़ाई का टाइम निकाल लें। बैंक से आने के बाद भी अगर आपके पास समय, मतलब कोशिश ये किया करिए कि समय बचे तो 2-3 घंटे आप वहां से निकालें। यानी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अभी आप 4-5 घंटे तो रेगुलर पढ़ना शुरू कर दें। ये समय आपको एग्जामिनेशन के थोड़ा पहले और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 4-5 घंटे आप पढ़ रहे हैं या इस पेपर, चूंकि ये पेपर पहले पढ़ रहा है इसलिए इसको थोड़ा पहले टाइम देना आप शुरू करें, इसको पहले आप कंप्लीट कर लें। तो ये आप सारे जो टॉपिक हैं इनको आप अगर 2-2 घंटे देंगे तो 2-2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चंस यहां से कितने बनते हैं, तो यहां जितने भी टॉपिक है भैया, ये आपके लगभग 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। लास्ट ईयर के अगर हम लास्ट एग्जामिनेशन की बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से पूछा गया, नीति आयोग से सवाल पूछा गया था, एमएसएमई से एक सवाल आया था और बाकी ये सवाल यहां से पूछे गए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म में 1991 के बाद के जो रिफॉर्म है, अब वो चाहे बैंकिंग सेक्टर का रिफॉर्म हो, कैपिटल मार्केट का रिफॉर्म हो, मनी मार्केट का रिफॉर्म हो, इंश्योरेंस मार्केट में रिफॉर्म हो, उन सब के विषय में चर्चा की गई। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा इनसे ज्यादा। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन ट्रेड क्या होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई वाली क्या है वो आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर आप बुक लेंगे तो उसमें अपडेटेड नहीं हो, पुरानी वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ही दी गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इस पर चर्चा हुई है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वैसे तो 3 ही ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरीके से डिस्कस किए गए, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बाकी जो आपके रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका एक सामान्य सा परिचय दिया गया है। यहां से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ही यूनिट है, यहां ऊपर नीचे लिखा गया है, ये एक यूनिट है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, ये पूछा जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एसडीजी क्या है, एसडीजी में 17 गोल्स क्या हैं, उनमें फिर इंडिया का कमिटमेंट क्या है, कौन से गोल पे क्या रखा गया है, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। लास्ट जो टॉपिक आपका इश्यूज फेसिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें इंडियन इकोनॉमी के कुछ इश्यूज दिए गए हैं, जैसे पॉवर्टी है, माइग्रेशन है, इनकम इनइक्वालिटी है, जॉबलेस ग्रोथ है, ये सारे टॉपिक आपको यहां से पढ़ने को मिलते हैं। छोटे छोटे ही, ये छोटी सी यूनिट है, कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है।
तो यहाँ पर सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक दो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पूरे INIFS के 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर में इसका कितना वेटेज होता है, तो इसका वेटेज आराम से 10 से 15% तक का हो सकता है। क्लियर है? मोर और लेस, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। 10% से 15% के आसपास इसका वेटेज हो सकता है, मतलब 7 8 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसको आप कितने दिनों में तैयार कर सकते हैं? तो कुल 11 यूनिट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप रेगुलर इसमें 1.5 से 2 घंटे दे रहे हैं तो बहुत आराम से आप 7 डेज टू 8 डेज में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 7 टू 8 डेज में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं 7 टू 8 डेज की बात कर रहा हूं, बढ़िया से ठीक से पूरी थ्योरी आप इसकी पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी जैसे मैकमिलन बुक रिकमेंडेड बुक है, मैकमिलन को रिकमेंड करता है खुद IABF, अगर आप उस बुक से तैयार करते हैं तो जब भी आप कोई यूनिट पढ़िएगा, हर यूनिट के बाद समरी दी गई है। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में तो समरी बहुत अच्छी दी गई है, मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी में समरी या तो बहुत कम है या तो नहीं है, तो वहां पर समरी पर बहुत डिपेंडेंट रहना अच्छा नहीं है अगर मॉड्यूल सी और डी की बात करें। लेकिन मॉड्यूल ए और बी में आप रह सकते हैं। समरी भी आपको पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है समरी। अच्छी समरी लिखी गई और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी दिए गए हर यूनिट के बाद। क्वेश्चंस बड़े आसान से हैं, लेकिन फिर भी आप उनको सॉल्व करें ताकि आपको ये पता चल जाए जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो कितना आपका तैयार हो पाया है, क्या आप उन पर क्वेश्चन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको जो समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ये जो आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए कि सारे का सारा सिलेबस आप कम से कम अपने पहले पेपर के 10 दिन पहले तो कंप्लीट ही कर लें। जो बाकी का 10 दिन आपके पास बचेगा उसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करनी है, और उससे जो समय बचे उसको आप अगले पेपर की अपनी प्रिपरेशन में लगा दें, क्योंकि PPB और AFM में गैप है नहीं। और आपका RBWM 16 नवंबर को पड़ा, तो उसमें आपको 1 हफ्ते का खैर गैप मिल जाएगा, तो वहां पर आप MCQs पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो मॉड्यूल है, अब इस मॉड्यूल में थोड़ी चीजें आपको ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि इस मॉड्यूल में कोर इकोनॉमी के कई सारे टॉपिक हैं, इसलिए इस मॉड्यूल में थोड़ा ज्यादा समय मिलेगा। यूनिट तो मॉड्यूल ए से कम है, लेकिन मॉड्यूल ए से आपको ज्यादा समय देना यहां पड़ सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक कोर इकोनॉमी के, अगर आपका इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। और बड़े टॉपिक्स हैं, कौन कौन से देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर ये जो 3 चीजें लिखेंगे, 3 यूनिट आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, असल में एक सिंगल यूनिट है। ये एक सिंगल यूनिट है। पहले मॉड्यूल बी का यूनिट नंबर 1 यही है आपको, तो मॉड्यूल बी यूनिट 19 तक आपको मॉड्यूल बी दिखाई देगा। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये सिंगल यूनिट है और बहुत सामान्य सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप बैंकर्स में से, आप में से जिन्होंने भी प्रिपरेशन की है, उनको कम से कम ये टॉपिक अपने आप पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है, सोशलिस्टिक क्या है, लेज़र फेयर इकोनॉमी किसको कहते हैं। यहां से भैया एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2025 वाले एग्जाम में भी, 2024 के दोनों एग्जामिनेशन में, मतलब जो मई जून में होता है उसमें भी, अक्टूबर नवंबर एग्जामिनेशन में। यहां पर आपको डेफिनेशंस इकोनॉमी की मिलेंगी, मार्शल की, रॉबिन्सन की, इन सबकी परिभाषा मिलेगी। 3 परिभाषाएं आपको यहां पर मिलती। किसी एक डेफिनेशन से क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है, तो जब आप इस टॉपिक को पढ़िएगा तो वो डेफिनेशन जरूर तीनों देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो ये सारे के सारे टॉपिक कोर इकोनॉमी के टॉपिक हैं। सप्लाई एंड डिमांड से 2 क्वेश्चन बना हुआ है भैया, यहां से 2 क्वेश्चन इस वाले एग्जामिनेशन में। अगर हम अभी मई वाली बात करें, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन से क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन आपके आराम से यहां से भी बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 2024 में भी यहां से क्वेश्चन बना, 2025 में भी यहां से क्वेश्चन बना, और 2 क्वेश्चन यहां से बने हुए थे ना, 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। बिजनेस साइकिल छोटा सा टॉपिक है, पूरे मॉड्यूल बी में सबसे छोटा टॉपिक है पहली वाली यूनिट के बाद, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से यहां से 2 से 3 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत आराम से। बने थोड़े कम है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, इसमें आप नेशनल अकाउंट को पढ़ते हो, और यूनियन बजट। क्या क्या इन टॉपिक्स में मैं आपको बता देता हूं। यूनिट नंबर 1 तो मैं आपको बता चुका हूं। सप्लाई एंड डिमांड बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको ऐसा नहीं सप्लाई एंड डिमांड में बहुत डीप जाके पढ़ने की जरूरत है, वो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डीप नहीं है, लेकिन सामान्य बातें सारी इसमें। क्या क्या है इसमें, डिमांड क्या होता है, डिमांड को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और जितनी बात मैं डिमांड के लिए बता रहा हूं वही सारी चीजें सप्लाई के लिए भी लिखी है। डिमांड को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, और इसके अलावा सप्लाई में सप्लाई क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर जो आपका डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, इसमें शिफ्टिंग कैसे होती है, यानी डिमांड कर्व पे शिफ्टिंग कैसे होगी, और मूवमेंट अलोंग विद द कर्व कैसे होता है, ये है। इसके बाद इसके अलावा जो है यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा ये कोर इकोनॉमी का है, इसलिए आप इसको बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। ये ऐसा टॉपिक नहीं कि जो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो इसको थोड़ा घंटे 2 घंटे का समय दीजिएगा,
ठीक से इसको पढ़िएगा, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में आपको क्या मिलने वाला है, मनी सप्लाई क्या होता है ये टॉपिक आपको इसमें दिखाई देगा। मनी सप्लाई को कैसे हम मेजर करते हैं, M1 M2 M3 M4 ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। मनी मल्टीप्लायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या होते हैं, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, ये टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन के कॉजेस से 2 क्वेश्चन बने हैं इस बार, डिमांड पुल कॉस्ट पुश दोनों पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक आप कितने दिन में कवर कर सकते हैं, आराम से घंटे 1.5 घंटे में इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पूरे के पूरे 45 यूनिट आपको चारों मॉड्यूल मिला के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मिलता है। उसमें सबसे कठिन टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसको जब भी पढ़िएगा कोशिश ये करिएगा कि कोई वीडियो आप इसकी देख लें, विजुअल फॉर्म में इसको पहले पढ़ ले, फिर टेक्स्ट को पढ़ें। अगर आपका बीकॉम इकोनॉमी का बैकग्राउंड नहीं तब तो आपको ये जरूर करना चाहिए। अगर बीकॉम का इकोनॉमी का बैकग्राउंड है तो हो सकता है आप टेक्स्ट से ही सारी चीजें ग्रैब कर लें, कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप पहले विजुअल मोड में इसको देखें, किसी की क्लास आप देखें, किसी वीडियो कोर्स से आप जुड़े हो उसको देखें। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसे समझ में आएगा। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से 2023 में चूंकि कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, 24 में और 25 में क्वेश्चन पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में जब भी क्वेश्चन बनते हैं थोड़े कठिन बनते हैं। क्या है टॉपिक थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में आपको पढ़ना, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी किसको कहा जाता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, हिग्स हैंसन सिंथेसिस क्या है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा कठिन टॉपिक है इसलिए इसको आराम से पढ़ेगा। बिजनेस साइकिल बहुत आसान सा, सबसे छोटा। बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल के कितने फेज हैं और उन फेजेस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सपेंशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बूम का क्या है, डिप्रेशन का क्या है, ट्रफ का क्या है, रिकवरी फेज का क्या है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको कोशिश ये करिए कि इसको तो आप बैंक अगर अपनी बुक ले जाते हो ऐसे खाना पीना खाते समय भी आप पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसको पढ़ना जरूर है। मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। और मॉनेटरी पॉलिसी में पूरी मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की गई है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल डिस्कस हुए हैं, और इसके अलावा आपका LTRO TLTRO SLTRO ये सारी चीजें डिस्कस की गई। फिजिकल पॉलिसी का बस एक इंट्रोडक्शन है, फिजिकल पॉलिसी बहुत लंबा नहीं दिया गया। नेशनल इनकम से क्वेश्चन इस बार बना हुआ था, यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। क्लियर है, नेशनल इनकम थोड़ा इत्मीनान से ये भी आपको पढ़ना है, जीडीपी कॉन्सेप्ट यहां पर है। यूनियन बजट में छोटा सा ही यूनियन बजट है, बहुत विस्तृत आपके सिलेबस में नहीं है। यूनियन बजट में इनकम सरकार की क्या है, एक्सपेंडिचर सरकार का क्या है, रेवेन्यू इनकम क्या होता है, कैपिटल इनकम क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसके अलावा और भी जो डेफिसिट वगैरह है इन पर आपको थोड़ी सी चर्चा देखनी चाहिए इसमें। खैर ये इनकम और एक्सपेंडिचर सारा इसमें दिया गया है। इसकी भी अगर हम कवरेज की बात करें तो ये भी आपके पूरे पेपर में 10 से 15% तक आराम से कवर कर लेता है। इसको आपको थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए, इसको मैं कहूंगा आप 10 से 12 दिन दे सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपको टाइम लगेगा। तो आप इसको 8 से 10 दिन, हाँ 8 से 10 दिन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप कर सकते हैं ना अगर आपके पास समय है, क्योंकि समय कितना देना है ये आप ही तय कर पाएंगे, आपके पास कितना समय बच रहा है, आप कितनी एकाग्रता से पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन 8 से 10 दिन अगर आप ईमानदारी से देंगे तो ये बहुत आराम से कवर हो जाएगा। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो आपका मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी बहुत ज्यादा लगेगा तो 17 से 18 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं, या 20 दिन अगर हम बहुत जो है कम पढ़ाई कर पा रहे हैं किसी वजह से तो 20 दिन के आसपास लगेगा। ये मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी का टॉपिक है। क्लियर है, अब आते हैं मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। मॉड्यूल सी में आपको यूनिट्स कम मिलेंगी, लेकिन मॉड्यूल सी की यूनिट्स पूरी की पूरी यूनिट थ्योरी वाली ज्यादा है, तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है मॉड्यूल सी, क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात बताऊं, जितना मैंने पेपर को ऑब्जर्व किया है वो ये रहा है भैया कि मॉड्यूल सी से क्वेश्चन थोड़े कम पूछे गए हैं। 24 में भी, 25 में भी और 23 में भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं इसका परसेंटेज वैसे तो 10 से 12% से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतना ही इसके लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन इसके थोड़े कम पूछे गए हैं। टॉपिक बहुत आसान, मतलब पूरा मॉड्यूल कोई कठिन मॉड्यूल नहीं, आसान सा मॉड्यूल है। इसमें एनबीएफसी वाला ये जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूं 10 से 12% इससे टोटल पूछे जा सकते हैं, तो उसमें से 4-5% अकेले इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस से 2023 वाला पेपर आप उठा के देखेंगे तो 10-12 क्वेश्चन बने हुए इंश्योरेंस से, तो ये आपको पढ़ना होगा। तो एनबीएफसी, इंश्योरेंस, इसको तो कतई आपको नहीं छोड़ना है। क्या क्या टॉपिक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरव्यू, इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बहुत बेसिक सी बातचीत इसमें लिखी गई। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में जितने भी बैंक्स भारत में हैं
उनके स्ट्रक्चर की चर्चा की, स्टैब्लिश कैसे हुआ, उनकी पूंजी क्या है, मैनेजमेंट उनका कैसे काम करता है, सबके बारे में है। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सबकी चर्चा की गई। बड़ा टॉपिक है, इसको आपको 1-2 दिन में कवर आप कर पाएंगे। ऐसा ही बैंकिंग लॉज में आरबीआई अधिनियम 1934 के कुछ स्पेशल सेक्शंस दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बीआर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इधर अब बाकी सारा थ्योरी है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डीएफआईज होते क्या हैं और कुछ डीएफआईज की चर्चा की गई। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जरूर इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं, इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये सब आपको देखने को मिलेगा। एनबीएफसी इसकी सामान्य सी बातचीत है, एनबीएफसी आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे में आप समाप्त कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस नाम से आपको 2 टॉपिक मिलने वाले हैं, एक मॉड्यूल सी में मिलेगा और एक मॉड्यूल डी में मिलेगा। मॉड्यूल डी में जो टॉपिक उसका नाम है इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये दोनों टॉपिक मिला के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हर साल बनाते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज में ये जो यहाँ वाला जो टॉपिक है उसमें इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज भारत में कितनी है, इंश्योरेंस की हिस्ट्री कितनी रही, कैसे रही है, इंश्योरेंस डेंसिटी क्या है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर एंड देयर रूल्स, इसमें रेगुलेटर्स के बारे में बताया गया, जैसे सेबी, आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडी और उनका रोल क्या। आसान सा टॉपिक है, क्वेश्चन एक भी यहाँ से अभी तक नहीं पूछे गए हैं। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट में यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म रहा है, क्लियर है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जा सकते हैं। इसमें ईज वगैरह है, आपको वो देखना चाहिए। अगर मैं इनकी बात करूं तो 10 से 12% ये कवर करता है और ये भी आराम से आप 8 से 10 दिनों में कवर कर सकते हैं। 8 डेज टू 10 डेज इसमें लगेगा, 10 डेज इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें ये जो टॉपिक है वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज, है ना, तो 8 से 10 दिन देंगे, ये भी हो जाएगा। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 आपके जो यहां पर हमने मॉड्यूल अभी तक देखे वो आराम से आपके 22 से 25 दिन में कवर किए जा सकते हैं। अब आते हैं मॉड्यूल डी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉड्यूल डी से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे ही क्यों जाते हैं, एक तो सवाल हमारे बीच में ये है क्योंकि मॉड्यूल डी से इसलिए ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो मॉड्यूल डी में सबसे ज्यादा यूनिट है। तो भाई जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट है, अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगी और यहां पर अगर आप देखें तो यूनिट तुलनात्मक रूप से काफी कम है। तो अगर हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन भी बनता है तो अपने आप वैसे भी ये सारे मॉड्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट्स यहां पर ज्यादा है बाकी तीनों मॉड्यूल से। दूसरा, इसमें जो यूनिट्स हैं, इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सच में इंपॉर्टेंट, अपने आप में वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहां पर फाइनेंशियल मार्केट, ये एक टॉपिक आसान सा, फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा सेगमेंट दिया गया। सेगमेंट क्या है फाइनेंशियल मार्केट में, स्ट्रक्चर क्या है फाइनेंशियल मार्केट का, इसकी चर्चा हुई है। अब यहां पर मैं आपको अगर सारे टॉपिक की बात करूं तो मैं ये इनमें से किसी एक में नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पैरा बैंकिंग सर्विसेज से जरूर क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ये एक टॉपिक मैं कह सकता हूं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी भैया यहां जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं वो सबके सब अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आराम से हर टॉपिक से क्या है भैया 2-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक आप एक बार देख लीजिए, क्लियर है। अब यहां पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता है। अब चूंकि अगर हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन भी बनेंगे तो एक बड़ा वेटेज इसका बन जाता है। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो ये आराम से आपका, अगर यहां पर इनको देखें हम, बाकी सारे अगर यूनिट्स इसकी मॉड्यूल की बात करें तो 10 से 15%, क्लियर है, ये पूछा जा सकता है। 10 से 15% ये पूछा जा सकता है और लगभग 10 से 12% ये पूछा जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 40 से 45% आपका मॉड्यूल ए से लेके मॉड्यूल सी है, जिसमें मॉड्यूल सी सबसे कम पूछा जाता है। मॉड्यूल ए और बी, देखिए आईएबीएफ जो पेपर बनाता है भैया उसमें खैर मैंने, अगर आप एग्जामिनेशन देंगे तो आपको ये इत्मीनान से देखने को मिलेगा, कोशिश उसकी यही होती है कि वेटेज लगभग लगभग सबका बराबर ही हो। लेकिन अब इसका वेटेज इसलिए ज्यादा हो जाता है मॉड्यूल डी का क्योंकि उसमें क्वेश्चन आपके नंबर ऑफ यूनिट्स से ज्यादा है। वैसे वो कवर सारे मॉड्यूल करता है, तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि ये वाला मॉड्यूल छोड़ दे। मॉड्यूल तो कोई नहीं आपको छोड़ना है, कोई कुछ भी कह दे। हाँ, कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं, जिन्हें आप ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल आप पूरा का पूरा ड्रॉप कर दे, ये गलती कतई मत करिएगा। मॉड्यूल सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर मॉड्यूल का वेटेज लगभग बराबर रखने की कोशिश आईएबीएफ करता है, सबसे क्वेश्चन पूछता है। सी से थोड़े कम पूछे गए, तो 40 से 45% जो है आपका आ जाता है यहां से। मोटे मोटे तौर पर 45% मान ले, अगर तीनों से हम 15% मान ले, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो 50% के आसपास आपका अकेले यही कवर करता है। तो इसको
अगर हम देख ले मोर और लेस थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, 45% से लेके 50% के आसपास ये देखता है, और 45-50% के आसपास आपके वो तीनों देखते हैं। इसमें सारे टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन बनाने वाले सारे टॉपिक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है भैया, मॉड्यूल ए बी सी डी, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। क्या ये पेपर में अभी इतना समय है कि सर इसको हम तैयार करें और 1.5 से 2 घंटे रोज दे तो हम पेपर क्लियर कर सकते हैं? अब कुछ भी अगर हमने नहीं पढ़ा, एक भी शब्द अगर हमने नहीं पढ़ा है, अभी से अगर तैयार करें तो आराम से कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बहुत बड़ा हाँ, यस बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कर सकते हैं। पीडब्ल्यू का, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम का, जो लास्ट सारे एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं, 2023 के दोनों पेपर, 2024 के दोनों पेपर, 2025 में अभी जो 4 मई को पेपर था, बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा है, और एवरेज जो स्कोर रहा है वो 60 से 65 के बीच में रहा है, बहुत आराम से। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो, आप जाके एनालिसिस देख लीजिएगा, पेपर का एनालिसिस मैंने किया है, वहां पर कमेंट्स पढ़े हुए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो अभी आपने अगर जीरो तैयारी की है तो भी आपके पास इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम को कवर करने के लिए सफिशिएंट समय है, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ मेरी तरफ से आपको सलाह होगी, ये होगी कि अब आप विलंब ना करें। बात नंबर 1, तैयारी अपनी आप शुरू कर दे बिना देर किए, और गाइडेंस में रह के आप प्रिपरेशन करें। अब वो मेरी गाइडेंस में रहे, मतलब हमारी गाइडेंस में रहे, या किसी और की गाइडेंस में रहे, वो आपका निर्णय होगा, लेकिन गाइडेंस में रह के तैयारी करें। इससे आपका समय बचेगा, बेकार की चीजें आप नहीं पढ़ेंगे, फालतू का कंटेंट आपके पास इकट्ठा नहीं होगा, और कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस में आना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बैचेस हैं भैया, इनको आप समझ लें। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन बैच है वो जेआईबी का महापैक है। महापैक आपको 3 वैलिडिटी में मिल रहा है, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स। महापैक क्या है? महापैक एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी अगर आप महापैक में एडमिशन लेते हैं, कोई भी महापैक आप चुनते हैं, तो हमारे जितने भी रनिंग बैचेस हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो 15 से ज्यादा तो बैचेस आपको रनिंग बैचेस का एक्सेस मिलता है, उसमें थ्योरी भी है, फाउंडेशन बैच भी, एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स, इनका एक्सेस आपको मिलता है। इसके अलावा जितने पेड बैचेस इसमें आएंगे, उसके लिए कुछ भी आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। इसी फीस में आपको पेड बैचेस का, आने वाले पेड बैचेस का एक्सेस मिलेगा। इसमें आपको एडिशनल मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसमें आपको ई बुक का एक्सेस मिलता है, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अभी आपके महापैक्स और हमारे जेआईबी के सारे ही महापैक्स पर, जेआईबी के सारे लाइव बैचेस पर, फाउंडेशन 2.0 पर, इन सब पर इंडिपेंडेंस डे का जो सेल ऑफर है वो अवेलेबल है। आपको इस बैच पर 79% तक का ऑफ मिल रहा है, इसलिए फीस इतनी कम है। क्लियर है? इसके बाद ये फीस थोड़ी बढ़ जाएगी, और ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है 17 अगस्त तक। क्लियर है? तो 17 अगस्त आपके पास लास्ट डेट होगी इस ऑफर को अवेल करने की। 79% तक का ऑफ आपको मिल रहा है हमारे महापैक पर। ये ऑफ आपको हमारे जेआईबी सीआईबी के कंबाइंड महापैक पर भी मिलेगा, इसकी भी लास्ट डेट 17 अगस्त है। जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक आपको जेआईबी के सारे बैचेस, सारे रनिंग, सारे अपकमिंग, मतलब महापैक की सारी फैसिलिटी, और सीआईबी महापैक की सारी फैसिलिटी देगा। जेआईबी क्लियर करने के बाद तुरंत आप सीआईबी देना शुरू कर देते हैं, सीआईबी की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। अगर आप ये कंबाइंड महापैक लेंगे तो आपको सीआईबी के लिए अलग से कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इसी कंबाइंड महापैक में अपनी सीआईबी की पूरी तैयारी करके पेपर क्लियर कर लेंगे। इसमें भी आपको इलेक्टिव पेपर, सारी चीजें मिलती हैं। ये 2 वैलिडिटी में उपलब्ध है, 12 महीने के लिए यानी 1 साल, और 24 महीने के लिए 2 साल के लिए, और इस पे भी आपको 79% तक ऑफ मिल रहा है। अभी बिल्कुल हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है, जेआईबी एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच। इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेगा, साथ ही साथ जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जो थ्योरी की क्लास है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, इसमें ऐड होगा वो। इसकी जो क्लासेस है भैया, ये 28 अगस्त से शुरू हो रही है। क्लियर? और इस पर भी आपको 79% तक का ऑफ मिल रहा है। फाउंडेशन बैच की बात करें तो जेआईबी फाउंडेशन बैच, अगर आप एमसीक्यू लेंगे तो फाउंडेशन बैच आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये वाला फाउंडेशन बैच मिलेगा 2.0, आप नहीं सॉरी, हाँ, ये जेआईबी फाउंडेशन बैच आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप एमसीक्यू बैच लेते हैं, अगर आप इसको अलग से लेना चाहते तो अलग से ले सकते हैं। अगर आप महापैक लेंगे तो ये सब उसमें मिल जाएगा, उसी फीस में मिल जाएगा। तो एमसीक्यू के साथ ये फाउंडेशन बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। फाउंडेशन 2.0 भी आपके लिए, अगर आपका कोई सिंगल सब्जेक्ट है तो सिंगल सब्जेक्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है, कोई एक विषय भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन सब पर भी वो 79% तक ऑफ आपको मिल रहा है। 17 तारीख जिसकी लास्ट डेट है। क्लियर है? इसके अलावा जेआईबी की बुक्स भी आपको चारों सब्जेक्ट की मिल रही है, अच्छा रिव्यू है, आप इसे 1224 में ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम के विषय में, इस पेपर के विषय में, कोई भी और आप चर्चा करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके सारे डाउट को यहीं पर सॉल्व किया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप सर्च करें टेलीग्राम पर आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स,
आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। जेआईबी या डीबीएफ एग्जामिनेशन के लिए मैं जो सब्जेक्ट डील करता हूं वो आईईएन आईएफएस आपका पहला पेपर ही है। आप कुछ भी मुझे इस पर बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इन बैचेस में और बीच बीच में मैं आपसे जुड़ता रहूंगा सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिलती रहती है। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं, तैयारी शुरू करिए, मिलते हैं इन बैचेस में। एक बार में आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।